नमस्कार साथियों। आज आधुनिक भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा यहाँ पर करेंगे। कांग्रेस विभाजन जो 1907 में हुआ था उस पर आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहले देखेंगे कि कांग्रेस विभाजन की पृष्ठभूमि, विभाजन के समय क्या हुआ, इसके परिणाम और क्या इस विभाजन को टाला जा सकता था। इन बिंदुओं पर एक पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करते चलेंगे, जिसमें स्कूली शिक्षा से लेकर और प्रतियोगी परीक्षाओं को सभी को एक संतुलित वीडियो बनाकर आपके सामने यहाँ ये रखा जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। कांग्रेस विभाजन तो 1907 में हुआ सूरत अधिवेशन में, इसलिए इसको कहते हैं कांग्रेस विभाजन या सूरत फूट भी कहते हैं। लेकिन यहाँ हमको थोड़ा सा यहाँ ये समझना पड़ेगा कि ये विभाजन कैसे हुआ और विभाजन के लिए किन किन परिस्थितियों को हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। साथियों, जैसे कि मैं अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि 1985 में कांग्रेस का गठन हुआ। 1985 से लेके 1905 तक का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल उदारवादियों के नाम से जाना जाता है। यानी कांग्रेस का जो 1825 जो कांग्रेस का जन्म हुआ वहां से लेकर और जो 1905 तक का जो कार्यकाल है इसको उदारवादी काल के नाम से जानते हैं। मैं इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं इसको। तो उदारवादियों का मतलब ये था कि ये कांग्रेस शासन को अच्छा मानते थे, उनकी न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, उनसे सीधा टकराव नहीं चाहते थे और उन अंग्रेजों से क्रमिक सुधार चाहते थे। ये 1805 से लेकर 1885 से लेकर 1905 का जो 20 वर्ष का काल है दोस्तों, 20 वर्ष का जो अवधि है, इस अवधि में कोई ऐसी खास उपलब्धि नहीं थी जिससे लोगों के जनमानस में ये लोग अपनी छाप छोड़ पाते। अतः कांग्रेस के भीतर एक ऐसा वर्ग तैयार होने लगा जो इनकी इस नीतियों का विरोध करने लगे, उदारवादी नीतियों का। और कांग्रेस का एक वर्ग इस नीति को भिक्षावृत्ति की नीति भी कहने लगा, जिसमें बाल गंगाधर तिलक मुख्य थे। इसीलिए कांग्रेस के भीतर दोस्तों एक नया वर्ग का उदय हुआ जिसको गरम दल या उग्र राष्ट्रवादी के नाम से जानते हैं। गरम दल, इसके जो नेता थे वो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ऐसे जो मुख्य नेता थे। ये नेता अब कांग्रेस के उदारवादी नेताओं से कह रहे थे कि आप अपनी नीतियों को बदलें। आपकी जो नीतियां हैं उन नीतियों से हम 20 वर्ष में कुछ उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए, अतः हमें अपनी नीतियों को बदलना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस की ऐसी कोई दबाव ब्रिटिश शासन पर नहीं था जिससे कोई आमूलचूल परिवर्तन 85 से 5 तक देखा गया हो। बदले में बल्कि और कुछ ऐसे कार्रवाइयां इस समय तक हो रही थी जिससे स्वाभाविक लोगों में गुस्सा जागृत हो रहा था और उसके लिए ये उदारवादी लोग कोई सक्रिय राजनीति नहीं कर रहे थे, कोई सक्रिय आंदोलन नहीं कर रहे थे, जनता तक नहीं जा रहे थे। जिसमें सबसे बड़ी घटना दोस्तों जो 1905 का बंगाल विभाजन, इसके पे बाद में मैं बहुत जल्दी अगला वीडियो लेके आऊंगा, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए इसको भी ज्यादा, चूंकि अभी इसका यहाँ पर ज्यादा इस टॉपिक से ज्यादा मैं तो नहीं, इसलिए इसको हम इतना ही समझा देते हैं कि बस इस घटना ने इन गरम दल के नेताओं के अंदर और क्रोध पैदा कर दिया और भारतीयों के जनमानस में भी एक क्या कहते हैं क्रोध का संचार हुआ कि अंग्रेज लोग भारत में फूट डालो शासन की नीति का अनुसरण कर रहे हैं। क्योंकि बंगाल विभाजन का कहना तो ये था अंग्रेजों का कि हम बंगाल विभाजन जो कर रहे हैं वो प्रशासनिक आधार से कर रहे हैं, लेकिन जब वो उसको हम डीप में देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की बू हमें देखने को मिलती है। अतः ऐसे कई कार्यक्रमों की वजह से उग्रवादी और उदारवादियों के बीच में दोस्तों खाइयां बढ़ती चली जा रही थी और इसी वजह से दोस्तों 1905 का
कांग्रेस अधिवेशन। ये दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन 1905 का स्थान था बनारस और अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कर देता हूं, गोपाल कृष्ण आप देख लेना, गोपाल कृष्ण गोखले ये अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में उग्र राष्ट्रवादी या गरम दल के जो नेता थे वो अपने अध्यक्ष को लाला लाजपत राय को या बाल गंगाधर तिलक को बनवाना चाहते थे, लेकिन अभी संख्यात्मक रूप से उदारवादी जाता थे और उन्होंने गोखले को अध्यक्ष बनाया। लेकिन फिर भी यहां पर उग्र राष्ट्रवादी लोग अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे। यहां पर एक प्रस्ताव पारित हुआ दोस्तों, वो प्रस्ताव, पहला जो प्रस्ताव पारित हुआ उस प्रस्ताव में बंगाल विभाजन की निंदा की गई। कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी, क्योंकि बंगाल विभाजन में उदारवादी भी दुखी थे, उग्रराष्ट्रवादी भी दुखी थे, जनमानस भी दुखी था। तो ये तो स्वाभाविक बात थी कि बंगाल विभाजन का निंदा तो की जानी थी। लेकिन एक दूसरी घटना बहुत महत्वपूर्ण इसके साथ घटी दोस्तों। क्या हुआ? 1905 में ही प्रिंस ऑफ वेल्स इनका भारत में आगमन होना था। तो ब्रिटिश सरकार यह चाहती थी कि कांग्रेस अपने वार्षिक अधिवेशन में प्रिंस ऑफ वेल्स के लिए स्वागत प्रस्ताव पारित करे। लेकिन दोस्तों उग्र राष्ट्रवादी इस विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, क्योंकि बोले ऐसी कोई बात भारत में है ही नहीं, अंग्रेजों द्वारा कोई ऐसा बड़ा सुधार नहीं किया गया, कोई उपलब्धि अंग्रेजों के शासन की नहीं रही कि जिससे हम प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत करें। लेकिन फिर भी इन उदारवादियों ने उग्र राष्ट्रवादियों को नजरअंदाज करके, धोखे में रख के प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत का जो प्रस्ताव था वो पारित करवाया, अंग्रेजी गवर्नमेंट को खुश करने के लिए। इससे उग्र राष्ट्रवादियों को और चिढ़ हो गई दोस्तों, और वो अगले आंदोलन के लिए कमर कसने लगे। अगला जो अधिवेशन के लिए, अगला जो अधिवेशन 1906 का, 1906 कांग्रेस अधिवेशन स्थान कलकत्ता। अब यहां पेच फंसने वाला हो गया दोस्तों। मैंने जैसा पहले ही कहा, उग्र राष्ट्रवादी कमर कस के बैठे हुए थे। वो चाहते थे कि जब तक हमारा अध्यक्ष नहीं बनेगा हम अपनी नीतियों को लागू नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार की अनुनय विनय की नीति जो इनकी कार्यशैली थी, उस कार्यशैली के अनुसार ये काम करेंगे तो फिर हम काम अपनी नीतियों को लागू नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इस बार अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे, और इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाने की पूरी तैयारी कर ली। उदारवादी भी समझ गए कि ये सामने फ्रंट पे आके खेल रहे हैं, लड़ेंगे हमसे, हो सकता है अध्यक्ष कहीं बना लें। तो उदारवादियों ने बड़ी चालाकी से वयोवृद्ध कांग्रेसी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उदारवादी थे, दादा भाई नौरोजी जो लंदन में रह रहे थे, उनको बड़ी ही क्या कहते हैं चालाकी के साथ लंदन से बुलाया और अध्यक्ष किसको बना दिया? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी वयोवृद्ध कांग्रेसी उदारवादी नेता थे, संस्थापक सदस्यों में से थे कांग्रेस के। अतः इनका दोनों विचारधारा के लोग सम्मान करते थे, उदारवादी भी करते थे और उग्र राष्ट्रवादी भी करते थे, यानी गरम और नरम दल के नेता करते थे। लेकिन यहां फिर भी दोस्तों यहां उग्र राष्ट्रवादी अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे। क्या सफल रहे दोस्तों? यहां उन्होंने 4 प्रस्ताव पारित करवाए। उग्र राष्ट्रवादियों ने दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में 4 प्रस्ताव पारित हुए। नंबर 1 बहिष्कार, नंबर 2 स्वदेशी
नंबर 3 स्वशासन, नंबर 4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब यहां हमें देखने को यह मिलता है कि उग्र राष्ट्रवादी जो विचारधारा के लोग थे, वो विचारधारा के लोग अपनी बातों को मनवाने में सफल रहे, अपनी बातों को यहां रखने में और अपनी आवाज को बुलंद करने में सक्षम रहे। ये उनकी जीत के रूप में, उनकी विक्ट्री के रूप में देखा गया। ये अध्यक्ष भले ही दादा भाई नौरोजी बन गए, लेकिन वो चाहते थे वो उन्होंने करवा लिया। लेकिन अब दोस्तों क्या हुआ, अब दोस्तों इसमें एक बात और निकल के आई जो अब मैं आगे इस पर चर्चा करूंगा कि अब ये बहिष्कार स्वदेशी का स्वरूप क्या होगा। इन्होंने अपना प्रस्ताव तो पारित करवा लिया, लेकिन इसके परिणाम जो निकल के आएंगे वो 1907 में निकल के आएंगे कि अब इसका स्वरूप क्या होगा। और यहीं पर कांग्रेस का ऐसा परंपरा रही कि वर्तमान अधिवेशन में ही अगला जो अधिवेशन होता था उस अधिवेशन का स्थान को नियत कर लेते थे। इनका वार्षिक अधिवेशन होता था, दिसंबर माह में होता था, दिसंबर माह में भी लगभग लास्ट सप्ताह में होता था दोस्तों। तो इन्होंने अगला जो अधिवेशन का स्थान वो किया, वो नागपुर तय कर लिया। अगला जो वार्षिक अधिवेशन होना था दोस्तों वो कहां होना था, इस कलकत्ता अधिवेशन में कहां से निकल के आया, नागपुर। और नागपुर उग्र राष्ट्रवादियों का गढ़ था, यानी उग्र राष्ट्रवादियों में भी बाल गंगाधर तिलक, बाल पाल जो आप, मैं उग्र राष्ट्रवादियों पर भी एक बहुत जल्दी सूक्ष्म वीडियो जो आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो एक आध दिन में मैं डाल दूंगा, और उसके बाद बंगाल विभाजन पर मैं वीडियो अगला लेके आने वाला हूं। तो बाल गंगाधर तिलक कमर कस ली गई कि भैया बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष को चुनाव अगला लड़ेंगे, और उदारवादियों को भी लग गया कि अब बाल गंगाधर तिलक चुनाव न केवल लड़ेंगे बल्कि हो सकता है चूंकि ये गढ़ है इनका, ये जीत जाएं। फिरोज शाह मेहता जो वयोवृद्ध उदारवादी नेता थे, बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने इस स्थान को पर्वत कर दिया और नागपुर की जगह जो अगला अधिवेशन कर दिया उन्होंने दोस्तों, वो ताप्ती नदी के किनारे सूरत कर दिया। याद रख लेना, नदी ताप्ती प्रश्न परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है सूरत। यानी दो बातें आपको यहाँ इंपोर्टेंट याद करना है कि 1906 में जो प्रस्ताव किया गया था अधिवेशन के लिए वो नागपुर किया गया था, लेकिन फिरोज शाह मेहता के प्रस्ताव के आधार पर इसको बीच में ही परिवर्तित कर दिया गया और वो सूरत कर दिया गया। अब प्रश्न आता, सूरत क्यों कर दिया गया? तो सूरत इसलिए कर दिया गया कि सूरत के ही रहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, और ये कांग्रेस में ये रूल में था, कांग्रेस के प्रस्ताव में, संविधान में बना रखा था कि स्थानीय कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनेगा। यानी कि इन्होंने एक तीर से दो निशाने कर दिए, या बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष पद की रेस से बाहर कर दिया। लेकिन गरम दल उदारवादी उग्र राष्ट्रवादी मानने वाले नहीं थे। अतः 1907 में जो 1907 कांग्रेस अधिवेशन, स्थान सूरत। अब यहां पर उग्र राष्ट्रवादियों ने लाला लाजपत राय का नाम अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित कर दिया। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक नहीं बनेंगे तो लाला लाजपत राय बनेंगे, लेकिन उग्र राष्ट्रवादियों ने नहीं माना, उदारवादियों ने सॉरी नहीं माना, और अध्यक्ष के लिए रास बिहारी घोष, रास बिहारी बोस नहीं, रास बिहारी घोष। रास बिहारी बोस उग्र राष्ट्रवादी थे, रास बिहारी घोष उदारवादी थे। रास बिहारी घोष वो नेता थे जो बाद में, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जापान में जाके उन्होंने आजाद हिंद फौज सेना गठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। वो रास बिहारी बोस थे, ये रास बिहारी घोष थे।
रास बिहारी बोस को अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया दोस्तों। अब और अधिक मतभेद गहरा गए, विस्फोटक माहौल तैयार हो गया, स्थिति बहुत क्या कहते हैं गर्म हो गई। लेकिन फिर यहां पर चलो अध्यक्ष बन गए, तो अब दोनों लोगों ने प्रस्ताव जो पारित हुआ उसके आधार पर इनमें मतभेद हो गए। जैसे मैंने बताया था आपको कि दो प्रस्ताव पारित हुए थे, एक तो बहिष्कार पर और दूसरा स्वदेशी पर, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। अब यहां नरम दल, गरम दल। अब यहां देखने वाली बात दोस्तों कि नरम दल बहिष्कार चाहते थे, दबाव था उपराष्ट्रवादियों का, पिछले अधिवेशन में प्रस्ताव पारित भी हो गया था, लेकिन वो बहिष्कार चाहते थे केवल पंजाब, वो सॉरी बंगाल के। गरम दल कहते थे नहीं। क्यों बंगाल तक क्यों सीमित रखना चाहते थे उदारवादी? बंगाल तक इसलिए सीमित रखना चाहते थे, उनका कहना था कि विभाजन केवल बंगाल का किया जा रहा है, अतः हम जो बहिष्कार करेंगे वो बहिष्कार कहां तक करना है, मुझे केवल बंगाल तक करना है। बंगाल अब ये कह रहे हैं नहीं, हम बंगाल से बाहर भी करेंगे, यानी पूरे राष्ट्र में होना चाहिए। बंगाल भारत का हिस्सा है, दबाव केवल बंगाल से नहीं बनने वाला है, जनमानस भारत बंगाल के बाहर का भी नाराज है। तो हमें अंग्रेजों की बहिष्कार, वस्तुओं का बहिष्कार जो करना है वो बहिष्कार कहां करना है, बाहर भी करना है। और दूसरा इनका क्या कहना था कि बहिष्कार में केवल क्या होना चाहिए, वस्तुएं ही होना चाहिए। समझना आप, अब नरम दल वाले क्या कह रहे हैं, उदारवादी क्या कह रहे हैं कि बहिष्कार में भी क्या होना चाहिए, केवल विदेशी वस्तुओं का, उसमें भी खास करके वस्त्र। वो कह रहे हैं नहीं, नॉट ओनली सर्विस, सेवाएं नहीं, विदेशी वस्तुओं का ही नहीं, वस्तुएं सरकारी अदालत, विद्यालय आदि का। फिर स्वदेशी, वो भी फिर बोले कि स्वदेशी भी कहां अपनाई जाए, केवल बंगाल में अपनाई जाए। ये उन्होंने कहा नहीं, स्वदेशी पूरी भारत में अपनाई जाएगी और पूरे भारत के साथ साथ क्या होगा, स्वदेशी शिक्षण संस्थाएं भी खोली जाएंगी, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी प्रस्ताव इन्होंने पारित करवाया। और अब हम स्वशासन की मांग करेंगे। अब मुझे अंग्रेजों की न्यायपीड़िता पे, अंग्रेजों की शासन पे विश्वास नहीं है। इन्हीं सारी बातों को लेकर साथियों मतभेद बहुत अधिक गहरा गया। मतभेद इतना अधिक गहरा गया साथियों कि जब अध्यक्षीय भाषण देने के लिए रास बिहारी बोस मंच पे आए तो एक पीछे से जूता उछला और वो जूता फिरोज शाह मेहता के जाके लगा, भगदड़ हो गई, यानी पुलिस को आकर स्थिति संभालनी पड़ी। उसके बाद एक बंद कमरे में नरम दल ने, उदारवादियों ने मीटिंग बुलाई और हमेशा के लिए दरवाजे गरम दल के लिए बंद कर दिए, यानी कि गरम दल को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया। इसी घटना को दोस्तों कांग्रेस फूट
या सूरत विभाजन 1907 के नाम से जाना जाता है। और अब जब ये घटना घट गई, अंग्रेजों की बाँछें खिल गई, अंग्रेज खुश हो गए, क्योंकि वो तो ये चाहते ही थे कांग्रेस राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व न करने लगे। इसके लिए मैं पीछे आपको बताना भूल गया, 1906 में मुस्लिम लीग को पैरेलल संस्था बनाने के लिए कांग्रेस ने प्रयास किया और सांप्रदायिकता के आधार पर 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का भी गठन करवा दिया। इस पर भी मैं बहुत जल्दी निकट भविष्य में बहुत जल्दी आपको एक मुस्लिम लीग पर भी वीडियो लेके आने वाला है। तो ये जब घटनाएं घट गई, इसके अब परिणाम क्या निकले? इसके परिणाम भी बहुत ही भयावह निकलने वाले थे। परिणाम क्या किया कि कांग्रेस के जब इस फूट हुआ तो अंग्रेज ने अपने आप को ताकतवर समझा और अंग्रेजों ने सोचा हम अपनी मंशा में सफल हो गए। अतः अंग्रेजों ने दमन, समझौता और उन्मूलन 3 प्रकार की नीति का अनुसरण किया। सबसे पहले अंग्रेजों का मुखर विरोध करने वाले, अंग्रेजों के खिलाफ सक्रिय आंदोलन करने की तैयारी में, अंग्रेजों को क्या कहते हैं, भय था कि हमारे खिलाफ एक वातावरण तैयार हो रहा है। नरमपंथी दलों से तो, नरमवादी से तो उनको इतना भय नहीं था, क्योंकि नरमवादी कोई सक्रिय राजनीति में विश्वास नहीं करते थे, सक्रिय आंदोलन में विश्वास नहीं करते थे। तो सबसे पहले उन्होंने इनका उन्मूलन करना शुरू किया। सबसे पहले पकड़ा किसको? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को एक लेख लिखा था उन्होंने प्लेग के ऊपर, उसमें चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी गई। उस हत्या के पीछे उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को दोषी ठहराया, क्योंकि तुमने ऐसा लेख लिखा, अतः ये घटना घटी। अतः बाल गंगाधर तिलक को उठा के 6 साल का कारावास की सजा सुना के और मांडले बर्मा की जेल में भेज दिया। अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल सक्रिय राजनीति से संन्यास ले गए, यानी अब उग्र राष्ट्रवादी बचे केवल कौन? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय भी राजनीति से खिन्न होकर लंदन चले गए, लंदन से अमेरिका चले गए, वहां से सक्रिय राजनीति भारत में छोड़कर वहां से संचालित करने लगे। यानी अंग्रेजों को पहला जो परिणाम निकला, यानी उग्र राष्ट्रवादी नेताओं का दमन कर दिया। समझौता। अब समझौते में क्या हुआ? समझौते में नरमवादी और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हो गया। क्या परिणाम निकला? समझौता हो गया। 1909 का अधिनियम पारित करवा दिया। पहली बार मुसलमानों को खुश करने के लिए सेपरेट पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू करवा दिया। ये दूसरा इसमें कि एक तो राष्ट्रवादी नेताओं को दमन कर दिया गया और तीसरा क्या हो गया? बांटो राज्य करो, यानी फूट डालो शासन करो नीति के अंतर्गत उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। यानी मुसलमानों को पहले पूरे भारत का एकीकृत संस्था थी, पूरे भारत की एक ही प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था थी कांग्रेस, उस कांग्रेस के पैरेलल एक मुस्लिम संस्था को खड़ा कर दिया और बताने का प्रयास किया कि कांग्रेस केवल हिंदू ऐसी है, जबकि कांग्रेस के संविधान में, सिद्धांतों में ऐसा कहीं नहीं लिखा था। लेकिन अंग्रेजों ने इस नीति का अनुसरण करते हुए मुस्लिम लीग को बढ़ाना शुरू कर दिया और उसका उन्होंने परिणाम 1909 का अधिनियम में ये बात उन्होंने साबित कर दी। इस तरह से दोस्तों ये घटनाक्रम ये इतना घटा। और चौथा घटनाक्रम ये हुआ, चौथी बात कि बंगाल विभाजन के पास जो आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी जो आंदोलन चलाया गया था, 1908 में खत्म कर दिया गया। ये कांग्रेस की क्या कहते हैं, नरमवादियों की समझौते की नीति के अंतर्गत खत्म कर दिया गया। अब दोस्तों 1900 कितना इस आंदोलन का और सबसे जो बड़ा परिणाम निकला कि 1907 से लेके 1916 के बीच में पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कोई सक्रिय आंदोलन नहीं हुआ।
क्योंकि कांग्रेस फूट गई, लोगों का विश्वास भी उठ गया। कांग्रेस के नेता जो उग्र विचारधारा के थे या जनता से जो जुड़ रहे थे, उनको किसी को जेल डाल दिया गया, कोई भारत छोड़ के चला गया। यानी अब कांग्रेसों ने 1916 तक होम रूल लीग आंदोलन जो 1916 में चलेगा, तब तक कांग्रेस ने अंग्रेजों ने अपनी निष्कंटक यात्रा शुरू कर दी और इसका ये परिणाम आपके सामने निकला। प्रश्न कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि क्या ये आंदोलन, क्या कहते हैं, ये विभाजन को टाला जा सकता था? तो हाँ, अगर दोनों दल अपने आप पर संयम रखते, इसमें हम किसी एक दल को दोषी नहीं ठहरा सकते कि उदारवादी या राष्ट्रवादी, यदि दोनों दल अपने पर संयम रखते, निकटता से बात करते, तो निश्चित सी बात है इस विभाजन को टाला भी जा सकता था। एक नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।